आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड वीवीआई का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग आज सेट 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलम के नियम का सदिश रूप होता है। तो कूलम जी नियम क्या दिए थे? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए नियम दिए थे। इनके लिए क्या होता था? F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही क्या दिए थे? यही अपना फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो यहीं से एक तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता था, F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन इसी को हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखते थे? तो सदिश रूप में जिसमें डायरेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको F इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R क्यूब और क्या हो जाता था? R वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होता था। तो यही कूलम का क्या है? ये आपका सदिश निरूपण है। ठीक है, ये आपका कूलम का सदिश निरूपण है। यहाँ से के का वैल्यू को याद कर लेना था। कितना था? 9 गुणे 10 के पावर 9 फैराडे इनवर्स मीटर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को मान को याद करना है। क्या होता है? 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभव का विमा सूत्र होता है। तो विद्युत विभव किसको कहते हैं? तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। V इक्वल डब्ल्यू अपन में क्यू ए फॉर्मूला होता है। विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। एक और भी मात्रक हो सकती है, कार्य का मात्रक जूल अपॉन में आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से बीमा बताना है। तो कार का बीमा क्या होता है? डब्लू का, डब्लू मीन्स कार का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। आवेश का बीमा क्या होता है? एटी होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, एम एल स्क्वायर रहेगा, टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स सी डी हो जाएगा ए इनवर्स। यही आपका विद्युत विभव का बीमा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो संधारितों C1 और C2 के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता होगी। तो देखिए दो संधारित्र हैं। ठीक है, इसका नाम C1 है और दूसरा का संधारित्र जिसका नाम C2 है। इसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में वन अपॉन में C2 वाला फॉर्मूला लगता है। 1 अपॉन में C2 बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। आपको निकालना है C तुल्य। ठीक है, आपको तुल्य धारिता निकालना है। तो 1 अपॉन में C तुल्य एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो C1 इंटू C2 का एलसीएम C1 इंटू C2 हो जाएगा। ठीक है, C1 और C2 का एलसीएम C1 इंटू C2। यहाँ से C1 से C1 कटेगा, क्या बचेगा? C2 प्लस C2 से C2 कट जाएगा, बच जाएगा C1। तो 1 अपॉन में C तुल्य, इसको उलटना पड़ेगा। आपको तो चाहिए C तुल्य, तो इसको उल्टे, तो इसको भी उल्टना पड़ेगा। C1 इंटू C2 अपॉन में C2 प्लस C1। यही आपका क्या हो गया? आपका तुल्य धारिता आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2, ये ऑप्शन बी, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि समांतर क्रम होता, समांतर क्रम में क्या होता है? C तुल्य का फॉर्मूला, C तुल्य का बराबर C1 प्लस C2 हो जाता है। ठीक है, बातों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, यदि यदि विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी। देखिए विभवांतर को क्या कर दिया गया है? दोगुना। मतलब पहले जो विभवांतर है वो भी था, अब कितना कर दिया है? 2 भी कर दिया हुआ है। पहले का विभवांतर का दोगुना कर दिया जाता है। तो पूछा है क्या कि संचित ऊर्जा U कितना होगी? तो संचित ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होती है 1 अपॉन में 2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो अभी विभवांतर को क्या कर दिया गया? दोगुना कर दिया। तो नया
मान लीजिए यू जो है नय का यू, नय का संचित ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो 1/2 सी का सी रहेगा, भी के जगह पे 2 भी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जो नया संचित ऊर्जा आएगी 1/2 सी और 2 दूनी 4 भी, इसको आगे ले आते हैं, समझ में आ रहा होगा। 1/2 सी भी स्क्वायर आगे कितना हो जाएगा 4। तो असल में ये पहले का कितना गुना हो गया, पहले का कितना गुना हो गया, जो नए का संचित ऊर्जा है वो पहले का 4 गुना हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यदि ऊर्जा घनत्व का पूछे फॉर्मूला तो क्या बताइएगा, क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, ये दोनों फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी, कि संचित ऊर्जा का मान कितना होता है संधारित्र में 1/2 सी वी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ओम का नियम किनके लिए मान्य है, तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए मान्य होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, भी समानुपाती आई, यहीं से भी इक्वल टू आर आई, यही फार्मूला होता है। ठीक है, यहीं से आई इक्वल टू भी अपॉन में आर, यही फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, जिसको संधि नियम भी कहते हैं या बिंदु नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट का मान जूल में होगा, तो क्या बोला है, 1 किलोवाट घंटा का जूल में आपको मान निकालना है। ठीक है, तो बदल दीजिए सबको ऐसा यूनिट में लिखते हैं, 1 किलोवाट को तो 1 लेने देते हैं, इसको वाट में, किलोवाट को वाट में बदलते हैं, तो कितना से गुना, 1000 से गुना कीजिए। और एक घंटा को किस में बदलिए, पहले मिनट में बदलिए तो 60 से गुना, और मिनट को सेकेंड में बदलिए फिर से 60 से गुना। बस यही आपका किस में आ गया, जूल में आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 6×4 = 36 हो जाएगा। 36 पे कितना जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 क्या 3 2 5 0, 2 3 4 5, यही जूल। अब इसी को और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 36 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 5, पॉइंटवा को इधर लाइएगा तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये भी आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक और भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, 19 जूल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, जो होता है F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा। यहीं से आप वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और लॉरेंज बल का फॉर्मूला पता होगा, F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का आपका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। हेनरी आपका स्वप्रेरण का होता है, स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण का मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है,
विद्युत धारा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनता है वो आपका किस से बनता है? तो नर्म लोहा से बनता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर, इस बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो अनुनादीय स्थिति तब बोलते हैं जब प्रेरकीय प्रतिघात और संधारितीय प्रतिघात दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुनाद की स्थिति। तो यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो यहीं से जेड बराबर मतलब प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? एलसीआर की, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से रूट अंडर आर स्क्वायर है, इसके जगह पे तो 0 का स्क्वायर हटा दीजिए। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, जेड बराबर आर आ जाएगा। मतलब आर को हम जेड लिख सकते हैं, जेड को आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक कॉस फाई का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? शक्ति गुणांक का आर अपॉन में जेड। तो यहीं से कॉस फाई रहने देते हैं, आर को आर और जेड बराबर भी आर लिख सकते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो कॉस फाई का वैल्यू मीन शक्ति गुणांक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन धारितीय प्रतिघात एक्सी का ऐसा ही मात्रक होता है। तो धारितीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, धातीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, इस सब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है? संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो आपका स्वप्रेरण का और अन्योन्य प्रेरण का मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, यहीं से आपको संधारितीय प्रतिघात, ठीक है, या धारितीय प्रतिघात जो होती है एक्स इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1 अपॉन में ओमेगा सी। इसी को थोड़ा और बढ़ाइएगा तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो निर्वात में होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होती है? तो ये भी प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है, कितना होती है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो 1 अपॉन में सी हो जाएगा। कहीं कहीं पे 1 अपॉन में रूट अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये भी कितना होता है? तो ये भी सी होता है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वो गामा किरणीय की होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता भी होती है वो गामा किरण की होती है। ठीक है, अल्फा किरण हीलियम के नाभिक के समान हम लोग कहते हैं। ठीक है, बीटा किरण को हम लोग तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बताइएगा जो ह्यूमन है, ह्यूमन का आंख है, ठीक है, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? कुछ ध्यान में आ रहा है? ह्यूमन का आंख वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और ह्यूमन का आंख में जो लेंस होता है, मानव में क्या आंख में जो लेंस, वो कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कौन कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर दूरी कितनी होती है? वो अनंत हो जाती है। ठीक है,
और जो ह्यूमन की आंख हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और इसमें कौन सा लेंस होता है, तो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समान क्षमता वाले एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को संपर्क में रखने पर निकाय व्यवहार करेगा। निकाय कैसा व्यवहार करेगा, देखिए एगो समान क्षमता वाले, मान लीजिए एगो उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, ठीक है। एक अवतल लेंस, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, संपर्क में रखने पर निकाय जो है कैसा व्यवहार करने लगेगा, तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका टोटल जो क्षमता हम लोग देख लेते हैं, पी टोटल क्या होगा, तो P1 प्लस P2, मतलब P जो टोटल होगा, टोटल क्षमता जो आएगा वो आपका किसके लिए, ये सबसे पहले उत्तल के लिए। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है माइनस में होती है। तो यहाँ से टोटल जो क्षमता हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, 0। किसके लिए व्यवहार, कैसा व्यवहार करेगा, तो यहाँ से फोकस दूरी समझ सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/p, एफ इक्वल टू 1/में पी की जगह पर 0 डाल देते हैं, तो एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। तो फोकस दूरी सब अनंत किस लेंस में होती है, तो समतल में होती है। तो ये जो अब जब आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस को संपर्क में रखते हैं ना, तो ये जो निकाय जो व्यवहार करता है वो कांच की समतल पट्टी की तरह, मतलब कांच की तरह व्यवहार कर देता है, समतल की तरह, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी अनंत आ जाती है और समतल में फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यंग के द्विसरिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो आपका n लेमडा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बातें भी ध्यान में रखिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या है, पथांतर, पथांतर क्या आ जाता है, n लेमडा। विनाशी, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए, 2n + 1 λ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और भी याद कर लीजिएगा, रचनात्मक व्यतिकरण, व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान, कलांतर, ठीक है, कलांतर का मान क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं 2n पाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, तो 2n + 1 पाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश का ध्रुवन आपको प्रकाश बताता है कि यह प्रकाश किस टाइप का होता है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रगामी होती है, यांत्रिक होती, क्या होती है। तो जो प्रकाश का जो ध्रुवन होता है ना, ये आपको बताता है कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होती है, ठीक है। तो E इक्वल टू एक होती है h न्यू, ठीक है। यहाँ से न्यू की जो फार्मूला होती है, क्या, न्यू की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, C/में लेमडा। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इक्वल टू HC/में लेमडा। तो E भी हो सकती है और E भी हो सकती है। और यहाँ से P बराबर जो फार्मूला होता है हम ये लिख सकते हैं H/में लेमडा। तो H/में लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। P मीन्स संवेग प्रोटॉन का, ठीक है। तो E भी हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान m और वेग v वाले कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा होती है, क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। तो देखिए तरंगदैर्घ्य होती है एक h बराबर लेमडा इक्वल टू H/में P बोल सकते हैं। एक तो ये होती है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, यहीं से P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m भी लिखा जा सकता है। तो लेमडा इक्वल टू H/में एम बी, तो ई भी हो सकती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन H/में एम बी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति किसके बराबर ऊर्जा मुक्त करती है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है इक्वल टू mc² के बराबर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु टी है, अर्ध आयु मतलब टी हाफ कितनी है? टी है, 2t समय बाद पदार्थ का कितना अंश हो जाएगा? तो देखिए समझिए, आपको n/a0 निकालना है, कितना गुना हो जाएगा ये समझना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? 6 अवधियों की संख्या, मतलब ठीक है, आपको n निकालना होगा, छोटका वाला n क्या हो जाएगा? तो t अपॉन में क्या हो जाएगा? t अपॉन में t, तो ठीक है, हाफ, t अपॉन में t हाफ। तो n इक्वल टू t, मतलब आपको दिया हुआ है t, क्या दिया हुआ है? तो छोटका t विघटन में लगा, क्या लगा? कुल समय, तो क्या दे दिया हुआ है? 2t अपॉन में t हाफ हो जाएगा। तो t हाफ क्या दिया हुआ है? अर्ध आयु काल t दिया हुआ है, t से t कट गया, छोटका n का वैल्यू कितना आया? 2 आया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब विघटन में लगा कुल समय क्या आया? 2 आया। तो यहीं से आपको निकालना है शेष अंश, ठीक है, मतलब शेष अंश मतलब शेष पदार्थ की मात्रा। तो ये फॉर्मूला होती है क्या? n अपॉन में n0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर n। तो वही n का वैल्यू कितना है? 2 दिया हुआ है, तो n अपॉन में n0 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 के पावर 2। तो n अपॉन में n0 का जो वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन में 4, इसका आंसर 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, p प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो p प्रकार के अर्धचालक में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है वो आपका क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसमें विद्युत का जो चालन होता है वो आपका क्या होता है? होल होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? ये होल हो जाता है। और p प्रकार के अर्धचालक में इसमें ग्रुप किसका? तो ग्रुप 13 के तत्वों का डोपिंग करते हैं। किस ग्रुप का? तो ग्रुप 13 के तत्वों का डोपिंग करते हैं। ठीक है, इनमें p प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश वाहक होता है वो होता है होल या छिद्र। इसमें अल्प संख्या में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो विद्युत का चालन होती है वो किसके कारण होती है? तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें अल्पसंख्यक वाहक कौन होता है? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? अल्पसंख्यक इसमें होल हो जाता है। ठीक है, इसमें किस ग्रुप के तत्व को मिलाया जाता है? तो इसमें ग्रुप 15 के तत्व को मिलाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच संयोजी। क्या बोलते हैं? पंच संयोजी, ठीक है, तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। तो नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? नॉट गेट के लिए तो y इक्वल टू a बार हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। a इंटू बी किसके लिए होता है? तो a इंटू बी होता है एंड के लिए, एंड के लिए। y इक्वल टू a प्लस बी किसके लिए होता है? तो और गेट के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और गेट का निर्गत एक होता है जब, और गेट का निर्गत आउटपुट एक होता है कब होता है? तो इसमें कम से कम एक इनपुट एक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक इनपुट एक होगा तभी जाके क्या बोलेंगे? निर्गत मतलब आउटपुट एक होगा। इनपुट कम से कम एक होना चाहिए, एक भी, मतलब y इक्वल टू और गेट में जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी हो जाए। ठीक है, और इसका जो फिगर होता है इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं इनपुट, इधर आता है आउटपुट। ठीक है, ये आपका निर्गत होती है शक्ति, इधर निवेशी, ये क्या इसको बोलते हैं निवेशी, इसको बोलते हैं निर्गत। ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी, ये आपका क्या इसको बोलते हैं? इनपुट, इधर होता है आउटपुट। तो कम से कम आप कितना भेजिएगा? तो कम से कम एक होगा ना आगे जाके, ए एक भेजिए चाहे बी एक भेजिए चाहे एक एक, दोनों में से भेज सकते हैं तभी जाके वहाँ पे एक होगा। तो इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कम आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग पर आरोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मॉडुलन कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रयास होती है। तो एफएम प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रयास होती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि ये पूछ दे कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का मान कितना होता है तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किसी विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2L। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? तो आप याद रखिएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। यदि पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होती है तो प्लस क्यू से माइनस क्यू। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ई अपॉन में बी का जो वैल्यू भी आता है वो कितना आता है? सी आता है। बी अपॉन में ई का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन में सी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह धारा को बढ़ाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफर क्या करता है? तो यह वोल्टेज को कम करता है। क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है और धारा के मान को बढ़ाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, धारा के मान को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? तो यह जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन के कारण ही होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नीले रंग का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण से हम लोग आकाश कैसा देखते हैं? नीला देखते हैं। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। तो किसी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये आपका कार्य फलन कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आधार बहुत पतला और कम डोपिंग वाला बनाया जाता है ताकि क्या? तो आधार धारा को कम किया जा सके। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। देखिए एप्सिलॉन नोट कहाँ से आता है फार्मूला? तो कूलम के नियम से एफ इक्वल टू फार्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही के का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, जिसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। यहीं से एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इन्वर्स होता है। या इसी को हम लोग इसका एक मात्रक तो फैराडे मीटर इन्वर्स हुआ, एक मात्रक हो जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स
2 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि एप्सिलॉन का बीमा दिया जाए तो एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर, ये आपका बीमा हो जाती है। जस्ट इसी का सेम टू सेम इसी का उल्टा आपका किसका हो जाएगा? के का मात्रक हो जाएगा, के का बीमा हो जाएगा। जैसे अब के का मात्रक जस्ट इसी का क्या दीजिए, जिसमें यदि एप्सिलॉन में जिसमें माइनस लगा है उसमें प्लस लगा दीजिए। जैसे देखिए एफ के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 पावर है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। मीटर में माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ मीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और कूलम नियतांक का मात्रक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कूलम क्या है, तो यहाँ पे कूलम इनवर्स 2 हो जाएगा। न्यूटन इनवर्स है तो यहाँ सिर्फ न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे मीटर इनवर्स 2 है तो सिर्फ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई सिर्फ आपको एप्सिलॉन का याद करना है, के को आप देख सकते हैं। यदि कूलम नियतांक का बीमा कोई पूछ ले तो जहां जहां पे माइनस है वहां पे सिर्फ प्लस कीजिए, जहां प्लस है उस पर माइनस कर दीजिए पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा एम हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, टी के पावर -4 हो जाएगा, ए के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए हम इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।